नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है सरकारी पैसों से कुरान की शिक्षा होनी चाहिए या नहीं। इसे 76% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही आप यानी दर्शक भी जुड़ेंगे, क्योंकि ये देश का इकलौता शो है जिसमें दर्शक सीधे अपने घर से बड़े बड़े राजनेताओं और पैनलिस्ट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बहस करते हैं। देश में लंबे वक्त से मदरसों की भूमिका पर सवाल लगते रहे हैं और आरोप भी लगते रहे हैं। सवाल उठाए जाते रहे और आरोप भी लगते रहे हैं। जब से असम सरकार ने सरकारी मदरसों पर अपने एक्शन प्लान का ऐलान किया और महाराष्ट्र में मदरसों पर असम जैसा फैसला लेने के लिए अपील हुई, तभी से कथित सेक्युलर खेमे ने इस पर सवाल दागने शुरू कर दिए। मदरसों के बहाने महाकुंभ पर उंगली उठाई गई। साथ ही साथ मजहबी तालीम के नाम पर मदरसों में चल रही जिहादी फैक्ट्री पर सवाल अभी जस का तस है। एक दो नहीं बल्कि कई संगीन मामलों का खुलासा हो चुका है, जिसमें जांच और खुफिया एजेंसियों के रडार पर मदरसे आए, मदरसे चलाने वाले गिरफ्तार भी किए गए। ऐसे में सवाल यही है कि अल्लाह के इस्लाम की आड़ में मदरसों में क्यों मुल्लाह का इस्लाम थोपा जा रहा है और किसने मदरसों को बनाया जिहाद वाली फैक्ट्री। ये कौन लोग हैं जो बच्चों के हाथ में किताब देने के बजाय AK-47 दे रहे हैं? कुरान की किस आयत में लिखा है कि मदरसों में AK-47 बांटो? देश की बहस में हम लगातार मदरसों में जिहादी सोच की जहरीली पाठशाला पर खुलासा करते रहे हैं। जिन छात्रों के हाथों में कंप्यूटर होना चाहिए, उनके दिमाग में जहर घोलने का काम ऐसे मदरसों में किया जाता है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक अतुल भातलकर ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि सरकारी खर्चे पर चलने वाले मदरसों को फंडिंग बंद होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार से मदरसाओं को जो आर्थिक मदद दी जाती है वो तत्काल बंद करे, इस प्रकार की मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को खत लिखकर की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से मदरसों में जाने वाले बच्चे स्कूलों में जाना शुरू करेंगे और देश का विकास होगा। जबकि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी जिहाद का जहर घोलने वाली किताब पर सवाल उठाया। जो लोगों के दिल में जो संदेह पैदा होते हैं, जो मिसगिविंग आती हैं, उसका कारण बहुत सी वो किताबें हैं जो इन मदरसों में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो कुरान की शिक्षा के सरासर विरुद्ध है। दरअसल मदरसों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से लेकर जिहाद, आतंकवाद और पाकिस्तान के नापाक कनेक्शन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। जी हां, पलवल की मस्जिदों और मदरसों में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग का सच का खुलासा NIA सामने ला चुकी है, जिसके सीधे तार आतंकी हाफिज सईद से और पाकिस्तान से जुड़ते हैं। यही नहीं, इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर यासीन भटकल भी अंजुमन हामिये मुस्लिमीन मदरसे में तालीम लेता था, जिसने देश में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था। उसे 2013 में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था। जाहिर है NIA ऐसे खुलासे लगातार कर रही है। संस्थाओं के संबंध न केवल PFI से हैं, ISIS से भी इनके संबंध रहे हैं और ये सारी इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं, सामने आ रही हैं। देश की बहस में आज चर्चा हो रही है कि आखिर कब तक मासूम बच्चों को आतंक का हथियार बनाने के लिए मदरसों में जिहाद के नाम पर जहरीली सोच का पाठ पढ़ाया जाएगा। जिन हाथों में कुरान और कंप्यूटर होना चाहिए, ऐसे मदरसे उन बच्चों के हाथ में बंदूक थमा देने के लिए तैयार कर देते हैं। आखिर कब तक देश विरोधी गतिविधियों का पाठ ऐसे मदरसों में पढ़ाया जाएगा? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्या मदरसों में देश विरोधी काम होता है? आप शो के दौरान इस पर अपनी राय हाँ या ना में हमें दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट www.newsnation.com पर आ सकते हैं। न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर आ सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल को जानते हैं, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात इस शो की ये देश की बहस है, इसीलिए आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई विचार है, या अगर आप शो में शामिल होना चाहते हैं, तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपनी रिक्वेस्ट के साथ 9711002266 पर भेज दें।
इस कार्यक्रम के दौरान आपके सवाल का जवाब भी हम आखिरी में दिखाते हैं, देखना मत भूलिए। देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। शालिनी गुप्ता मेरे साथ कानपुर से जुड़ेंगी, शालिनी को जोड़िए। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से खास लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदित राज जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही साथ शबनम खान जी जुड़ गई हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफी कट्टर पंथ के खिलाफ बहुत खुलकर बोलती हैं। अवनीश अवस्थी जी प्रोफेसर हैं लेकिन बड़े तेजी से अपनी आवाज रखते हैं। साथ ही साथ बहुत पढ़े लिखे मेरे एहतेशाम भाई, पॉलिटिकल एनालिस्ट और एडवोकेट, जाने माने सुप्रीम कोर्ट के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ मौलाना अली कादरी जुड़ेंगे जो कि चेयरमैन है सीरत उन नबी स्वास्थ्य अकेडमी हैदराबाद के। इसके अलावा संबित पात्रा जी मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। शालिनी गुप्ता जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जनता जनार्दन होती है, दर्शकों की राय मेरे सर माथे पर। आप बताइए, आपको क्या लगता है मदरसों पर जो बहस शुरू हुई है, क्या सरकारी पैसे से कुरान की शिक्षा, गीता की शिक्षा या फिर बाइबल की शिक्षा दी जानी चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिलेबस है उसका, क्या किसी एथोराइज्ड पर्सन ने उसको सर्टिफाई किया है, क्या कोई एजुकेटेड मुस्लिम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं। इवन उनको भी पता है कि मदरसे में क्या पढ़ाई होती है और कैसे पढ़ाई होती है। माना कि जो भी मुस्लिम पेरेंट्स हैं वो अपने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो वो अपने बच्चों को भेजने चाहते हैं मदरसे में, लेकिन उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, जिहाद क्या होता है, ये छोटे छोटे बच्चों को बताना जरूरी है। जिहाद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बताया जा रहा है। उनका शालिनी जी, आप मेरे साथ फ्रेम में बनी रही है। आज का आपके समय शालिनी जी, एक ऑनलाइन मिनट और रुकिए। कंप्यूटर का एजुकेशन का समय है जी, इसीलिए मैं आप चाहता हूं आप रुकिए। एहतेशाम भाई मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे सवाल उन तक ले जाना चाहूंगा। एहतेशाम जी, शालिनी जी ने एक बड़ा सवाल पूछा है और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या एहतेशाम भाई अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाना चाहेंगे या पढ़ा रहे हैं? जी, देखिए ऐसा है कि मदरसे में जो बच्चे जा रहे हैं उसमें 90% बच्चे ऐसे हैं जो कि सरकार की नाकामियों की वजह से या फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि सिर्फ 3 से 4% मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और उसमें से भी ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं या तो वो यतीम हैं या फिर वो इतने गरीब हैं कि वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। चौथी बात, मदरसा बोर्ड हिंदुस्तान में काम करता है, 15 साल से बीजेपी की सरकार है। मुख्तार अब्बास नकवी इतने बड़े मिनिस्टर हैं, इतने पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं, वो 15 साल से अगर मदरसों पे कुछ काम करते तो सारे मदरसों को अच्छे स्कूलों में तब्दील किया जा सकता था। आज चिल्लाते तो आप लोग ना, गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, आरएसएस अपना एजेंडा थोप रही है, यही कहते हैं ना आप लोग। मैं बिल्कुल देखिए ऐसा है कि अगर साफ नियत से कोई चीज़ इंप्लीमेंट होती है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एहतेशाम हाशमी, मैंने केंद्रीय विद्यालय में एजुकेशन ली है और मैं शायद दीपक भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के बोल सकता हूं कि मैं आपसे अच्छा श्लोक पढ़ सकता हूं अभी यहाँ पे चैनल पे सबके सामने। बहुत अच्छी बात है, साधुवाद है, उतना अच्छा श्लोक शायद मैं ना पढ़ पाऊं। वो बता देंगे, मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। देखिए ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं एहतेशाम भाई, नीलम जी के सवाल का। अच्छा, आप पढ़ दीजिए, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, सम्मान के साथ पढ़िए, मैं सम्मान करता हूं इस बात के लिए आपका। बोलिए। देखिए जी, ना चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाजम न च भारकारी वये कृते वर्धते वो नित्यम विद्याधनम सर्वत्र प्रधानम। मदरसे के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, अब आप एक मिनट रुक जाइए। ये आप इसलिए बोल रहे थे शाह भाई, एक मिनट रुक जाइए। ये आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सेंट्रल स्कूल में पढ़े हुए हैं। अगर आप मदरसे में पढ़े हुए होते तो अभी जिहाद या फिर कोई और दूसरा शब्द बोलते। मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। नीलम जी मेरे साथ बनी हुई है, आपने नीलम जी के सवाल का जवाब नहीं दिया, शालिनी जी के सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या आप अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाएंगे। मैं एक मिनट एहतेशाम जी सीधा जवाब दीजिए। क्या शालिनी जी ने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, क्या आप अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाएंगे? मैं आपको बता दूं कि मेरी एजुकेशन मदरसे से भी हुई है, स्कूल से भी हुई है। अभी तो सेंट्रल स्कूल बोल रहे थे आप। जाता है कि अपने हिंदुस्तान। अच्छा, अगर आपकी हुई है, आपने अपने बच्चों को मदरसे में भेजा जैसे, या
दीपक भाई साहब, आपके आशीर्वाद से अभी मेरे बच्चे हैं नहीं, लेकिन जब होंगे तो मैं आपको डिसाइड करूंगा कि उन्हें कहाँ भेजना है। नहीं फिर आप कमिट करके जाइए। अगर मदरसा इतनी अच्छी पढ़ाई करता है कि एहतेशाम भाई जैसे शार्प लॉयर निकलते हैं, तो आपको उनको मदरसों में भेजना चाहिए और बोलिए कि 12वीं तक की उनकी एजुकेशन मदरसे में ही होगी। देखिए, शालिनी जी का सवाल बिल्कुल सही है, शालिनी जी गलत नहीं बोल रही है, और श्लोक आपने इसीलिए सीखा क्योंकि आप सेंट्रल स्कूल में पढ़े। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर माइनॉरिटी का बिल्कुल, मैं आपको जवाब देता हूं। मुझे अगर मोदी जी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री देते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 5 साल में हिंदुस्तान के जितने मदरसे हैं इनको मैं जेएनयू के बराबर लाके खड़ा कर दूंगा। लेकिन ये मोदी सरकार की इनकॉम्पिटेंसी, जेएनयू के बराबर मत खड़ा करना सर, वहां पे नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। प्लीज जेएनयू से मत कंपेयर करिए, वहां नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शबनम खान जी ये बताइए, पैदा करता कि जेएनयू ने साध्वी प्रज्ञा को नहीं पैदा किया, और नाथूराम गोडसे भी किसी मदरसे से नहीं निकला। आप सर उमर खालिद वहीं से निकला है, दिल्ली दंगों में जेल में बंद है। शर्जील इमाम भी वहीं से निकला है, जो बोल रहा था चिकन नेक को काट देंगे, देशद्रोह के इल्जाम में वो भी बंद है। शबनम खान जी हकीकत बताइए, नाथूराम गोडसे कौन से मदरसे से पढ़ा, बताइए फिर आप बता दीजिए ना, गोडसे कौन से मदरसे से पढ़ा, आप बता दीजिए। शबनम खान जी, दीपक जी सिर्फ अली कादरी आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मैं सीधे जानना चाहता हूँ क्या होता है इन मदरसों में। अब नीचे जी आ रहा हूँ आपके पास। सिर्फ एहतेशाम भाई से ये पूछ लीजिए, जिस मदरसे में आप ये सब गीता का जितने भी श्लोक सुनकर आए, सीख कर आए, कल सुबह उस मौलाना से पढ़वाएंगे हमारे सामने? कौन सा मदरसा था वो जिसने आपको सिखाया? उस मौलाना से सुनवाएंगे हमें? बताइए। चले हम सुबह साथ या अभी साथ आपके, बताइए। देखिए सच बताइए, दिल पे हाथ रखकर कि क्या मुसलमानों के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है? कमल भी खिलता है और कीचड़ में गंदगी भी रहती है। नहीं, बिल्कुल दी जा रही है। आप तो बताइए कि मैं सुपर क्वालिफाइड हूं, मैं मदरसे से भी पढ़ा हूं, मैंने सेंट्रल स्कूल से एजुकेशन ली है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से भी पढ़ा है। ये आप झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। मुसलमान बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, आप जानते भी हैं क्या पढ़ाते हैं उनको? और उन्हें छोड़िए, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपके जैसे लोग भी बाहर जाकर सारे मुसलमानों को भड़काते हैं, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं कि देखो देश में तुम्हारे खिलाफ मुहिम चल रही है, देखो देश में तुम्हारे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सारे मुसलमानों को आप बरगला रहे हो बहुत टाइम से। क्या बात कर रहे हैं भाई? बात बोल सकती हैं। अच्छा, मुसलमानों का एहतेशाम भाई, मुसलमानों के लिए एहतेशाम भाई, ब्रेक में मेरे को मदरसे का सर्टिफिकेट लाके दिखा दीजिएगा। ब्रेक में मैं डाउट नहीं करना चाहता आपके इंटेंशन को, लेकिन ब्रेक में मुझे मदरसे का सर्टिफिकेट लाकर दिखा दीजिएगा कि ये रहा मदरसा, ये फलाना मदरसा है, इस गांव में है, इस शहर में है, इस समुदाय से निकलता है, यहाँ पर मैंने इस क्लास तक पढ़ाई की। डिबेट के लिए आपको झूठ बोलने की नेशनल टेलीविजन में जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे लोग ही बरगलाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। झूठ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट दिखा दीजिए ना, कौन सा मदरसा है? सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, कौन से मदरसे में पढ़े हैं? देखिए, मैं एक चीज सीखा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। नहीं, बहुत लोग बैठे हैं पैनल में, मैं आऊंगा। अब आप चाहे तो अपना सर्टिफिकेट मदरसे का निकाल सकते हैं कि जिस मदरसे ने आपको इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट पहुंचाया। अब नीचे समझती जी, मदरसों पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं आज की तारीख में, और क्या ये फर्दर डिवाइड करने के लिए नहीं है? क्योंकि आप तो नाथूराम गोडसे की विचारधारा से आते हैं। नहीं, मैं नाथूराम गोडसे की विचारधारा से नहीं आता हूँ। मैं एहतराम आशमी से अभी उसके सरकार में आप मंत्री बनने को राजी थे, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में आप मंत्री बनने को राजी थे। आप बोल रहे हैं वो डिवाइड करता है, डिसाइड तो कर लीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बनना है, वैसा डिसाइड कर लीजिए। मंत्री नहीं बन सकते क्या? अरे बन सकते हैं ना, आपने अभी कहा 5 साल के लिए मोदी जी मुझे मंत्री बना दे। अब आप बोल रहे हैं वो डिवाइड करते हैं, अब आप बोल रहे हैं वो डिवाइड करते हैं। उनके मंत्रिमंडल में मत जाइए ना, खुद लड़िए प्रधानमंत्री पद के लिए, खुद लड़िए, बोलिए मैं खुद कैंडिडेट हूँ, चुनाव जीतूंगा। अवनी जय जी, फिर मुझे उदित राज जी को लाना है। क्या उदित राज जी को ऑडियो ठीक हो गया? अवनी जय जी, दीपक, मैं हाशमी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ये कहा कि ये मदरसे में भी पढ़े हैं और केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़े हैं। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि सिर्फ इतनी बात बता दें कि आपको मदरसे की पढ़ाई और केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई में कोई फर्क मालूम चला उसके? और आपने खुद कहा
सर आप ये बताइए, आप अपनी मां से ज्यादा प्यार करते हैं या पिताजी से ज्यादा प्यार करते हैं? हाशमी आप दोनों में से आपको अच्छा कौन लगता है? हाशमी, नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात। अरे मैं 2 मिनट बोला नहीं, आप 10 मिनट से बोल रहे हैं। ज्यादा प्यार करते हैं, अरे आप बताइए देशवासियों को, देशवासियों को बताइए ना कि आपकी मां से ज्यादा प्यार करते हैं कि पिताजी से? नहीं बोलने देंगे। अरे आप 1 मिनट नहीं बोलने देंगे। आप बोलिए। आप कब से बोले जा रहे हैं, आप कब से बोले जा रहे हैं? यही है मदरसे की पढ़ाई कि दूसरे को बोलने का मेरा काम है। नहीं, अभी तक बताया नहीं वो किस मदरसे से पढ़े हैं, और मैं 100% श्योर हूँ वो किसी मदरसे से नहीं पढ़े हैं, सिर्फ डिबेट में रहने के लिए बोल रहे हैं। अभिजीत जी आपका पूरा 1 मिनट बिना रुके बोलिएगा। मुझे टीचिंग लेने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाशमी, आपने खुद कहा कि मदरसों के बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट हो सकता है। सर जी लगा के बात करिए, मैं भी आपसे तमीज से बात कर रहा हूं। सुन लीजिए, तमीज के दायरे में रह के बात करिए। अरे सिर्फ जी लगाने से आपको लगता है ना कि सिर्फ जी लगाने से वो हो जाता है? हाशमी जी सुन लीजिए जी। थैंक यू सो मच। अब तो आपको लग गया? हाँ, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। थैंक यू सो मच। तो आपने खुद कहा सर मुझे लगाने के लिए क्यों बोल रहे हैं सर? मोहब्बत के लिए बोलिए ना सर। चाहता, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए अब जी हाँ, और जवाब दीजिए। आपने कहा मदरसों की हालत क्या है, एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात बताइए, जब महंत योगीनाथ ने यह कहा कि मदरसे अपने सारे रजिस्ट्रेशन करा लें, और उसमें मालूम चला कि कागजों पर मदरसे चलते थे, करोड़ों रुपए मुसलमानों के नाम पर तो लोग खा गए। यहां पर हम टैक्स पेयर के पैसे से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोगे हाशमी जी। योगी जी की जेब में गया वो पैसा? अगर योगी जी की सरकार में मदरसे में पैसा खाया गया है, योगी जी ने तो कहा, क्या तर्क दे रहे हैं सर? सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा आपका ये तर्क। क्या तर्क दे रहे हैं आप? जनता की अदालत में अभी देश की बहस में कुछ लॉजिकल बात करिए एहतेशाम भाई। अभिजीत जी कम कंट्रोल करिए। मौलाना कादरी भी आ गए मेरे पास। योगी जी की सरकार में अगर करप्शन हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका बताइए आप। अरे सर, उन्होंने पिछली सरकार में जो पैसा गया उसके हिसाब की बात कही है। आप तो ऐसी बात करते हैं एहतेशाम जी, समझदार होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होने के बाद इलॉजिकल बात। वो कागज, चलिए योगी जी के आपको अल्पसंख्यक मंत्रालय मुबारक। योगी जी के यहाँ पर अभिजीत जी कंक्लूड करिए, शबनम भी इंतजार कर रही है, मौलाना अली कादरी भी आ गए हैं। तुम जैसे लोग पैसे खा गए करोड़ों रुपया मुसलमानों के नाम पर, कागज पर मदरसा दिखा दिया, पैसे जेब में डाले और कह दिया मदरसा चल रहा है। You mind your language. 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 Mind your language. Mind your language. Senseless politicians. Yes. सर मैं दोनों से, एक प्रोफेसर है, एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, प्लीज ऐसी बात ना करें तो बेहतर होगा। हम लोग नेशनल टेलीविजन पर हैं, प्लीज उदित राज जी को जोड़िए, लेकिन मौलाना अली कादरी। अरे ये बात सच है ना, ये बात सच है कि मदरसों, कागज में मदरसे चला के करोड़ों रुपए खा गए, वो कौन लोग थे? एहतेशाम भाई बात तो सच है। जैसे लोग थे, तुम्हारे जैसे लोग पैसा खाएं और तुम्हारे जैसे लोग मेरे जैसे लोग। अरे कोई हिंदू आदमी मदरसा नहीं चला सकता एहतेशाम जी, कोई हिंदू आदमी मदरसा नहीं चला सकता। अभिजीत जी पर मत काटिए, अभिजीत जी पर मत पर्चा काटिए। मैं सीधे मौलाना अली कादरी के पास जा रहा हूँ। बच्चे पढ़ते हैं उसमें। मौलाना अली कादरी जी सुनिए, दे रही है आपकी मोदी एहतेशाम जी थोड़ा पानी पीजिए, मदरसे का सर्टिफिकेट निकाल कर लाइए। एहतेशाम जी मदरसे का सर्टिफिकेट निकाल कर लाइए। एहतेशाम जी मदरसे का सर्टिफिकेट निकाल कर लाइए। कल लोग बोल रहे थे कलाम साहब भी मदरसे से पढ़े, हद हो गई झूठ की। सुनिए मौलाना अली कादरी, परदादा का सर्टिफिकेट दिखाइए, मैं आपको मदरसे का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। मैं अपने परदादा का सर्टिफिकेट कल दिखा दूंगा आपको। मदरसे तो अभी हाल में पढ़े होंगे ना आप 40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, तो 50 साल पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास? 100% दिखाऊंगा। और 50 साल पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है? आप दिखाई ना, आपने परदादा भी तो होंगे आपके, उनका भी तो डॉक्यूमेंट होगा। मदरसे का तो दिखा दीजिए सर, मेरे परदादा का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और अगर आप इतना इलॉजिकल सवाल मुझसे करेंगे तो मैं ये लॉजिकल सवाल करूंगा। बता दीजिए मदरसे का नाम जिससे आप पढ़कर आए, जो झूठ बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर। दीपक नहीं, दीपक एक बात, आप अपने परदादा के परदादा का नाम बताइएगा, हिंदू निकलेगा वो। आप अपने परदादा के परदादा का सर्टिफिकेट दिखाना, नाम बताना और बताना उसका धर्म क्या था। सर मेरे परदादा का नाम अगर हिंदू में निकलेगा ना तो ये मेरे लिए फक्र की बात है।
लेकिन आपके लिए शायद हिंदू होना शर्म की अच्छी बात है ये, अच्छी बात है, पूर्वज हिंदू अच्छी बात है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए आप गाली देते हैं। चलिए मान लिया आपने आपके पूर्वज हिंदू थे, भगवान राम थे, तो क्यों बाबरी मस्जिद के लिए झगड़ा कर रहे थे? मौलाना अली कादरी, आपको एक फैक्ट शीट सुनाना चाहता हूँ, प्लीज उदित राज जी को जोड़िए भाई, उदित राज जी को जोड़िए। मौलाना अली कादरी, आतंकी का नाम यासीन भटकल, आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन, मदरसा अंजुमन दागी मुस्तकिम कर्नाटक। आगे चलिए। साजिशकर्ता जर्मन बेकरी और 10 अन्य आतंकी केस, गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर के पास। अगला सुनिए। आतंकी का नाम सज्जाद भट्ट, आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद, मदरसा जाकिया सिराज उल उलूम शोपिया, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड्स में से एक। आतंकी का नाम अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकिम, आतंकी संगठन ISIS, दिल्ली अयोध्या को दहलाने की साजिश। आगे चलिए। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद, मदरसा जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है दारुल उलूम देवबंद, आतंकी हमलों के लिए ग्रेनेड बनाया जाता था, जैश के लिए आतंकियों की रिक्रूटमेंट होती थी। ऐसे कई सारे नाम है सर, बड़ी लिस्ट है, देखिए 5 पेज की लिस्ट है, पढ़ते जाऊंगा टाइम खत्म हो जाएगा। तो आप बता दीजिए, जैसे यजीद पहला आतंकवादी था वैसे आज तक आतंकवादी बना रहा है ना मदरसा? बताइए, आपने खुद ने माना था यजीद पहला आतंकवादी था। मक्का मस्जिद का बम्बला साधु, मालेगांव का बम्बला साधु, अजमेर की दरगाह का बम्बला साधु, और जो है मालेगांव की जो बम्बला की जो कल्पित है वो आज आपकी सांसद है प्राज्ञा क्या साध्वी जो है ना, वो उसका नाम। अरे मैं तो सिर्फ ये की नहीं है क्या? बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। जंग करबला में पैगंबर मोहम्मद को किसने मारा था? हजरत साहब को। व्यक्तिगत बात है कि उसने आतंकवाद गतिविधियों में अपने आप को शामिल किया। जितने भी आतंकवादी है उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप लेकिन आप नाम जैश-ए मोहम्मद रखने देंगे? सवाल तो मुसलमानों का पूछ रहे हैं, जवाब आप हिंदुओं का दे रहे हैं। कहेंगे अरे आपसे मुसलमानों का सवाल पूछ रहे हैं तो मुसलमानों का जवाब दीजिए ना। ठीक है, मैं उदित राज जी के पास जाता हूँ। उदित राज जी माफ कीजिएगा, आपके साथ कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, देर से आ रहा था। आप इस पूरी बहस को सुन रहे हैं, आप आज शुरुआत कर दीजिए, बोलिए मदरसों का पूरा रिफॉर्म हो। जो तालीम होती है वहां से आलिम। देखिए, ऐसा है कि मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और अगर मदरसों में कमी है तो उस कमी को दूर किया जाना चाहिए और ये मुसलमानों के हित में भी है। और मैंने सेवा भारती स्कूल देखे हैं, शिशु मंदिर भी देखे हैं और एकल विद्यालय, वहाँ भी ये बताया जाता है कि मुस्लिम आक्रामक थे, बाबर बाहर से आया था। तो जो कम्युनल चीज़ें और आतंकवादी तो बाबर कहाँ से आया था सर? लिटरेचर में सोनीपत से आया था, पानीपत से आया था? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बाबर सोनीपत से आया था, पानीपत से आया था? आप तो सुन तो लीजिए, भोपाल से आया था? अरे आप तो सुन तो लीजिए सर। आपने सवाल, आपने कहा ना बाबर बाहर से आया था, ये पढ़ाया जाता है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। सेवा भारती। अरे सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बाबर कहाँ से आया था? पढ़ाया जाता है, पानीपत से, भोपाल से, इंदौर से, उसके ऊपर भी चर्चा करिए। जो भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा। मुझे बता दीजिए बाबर कहाँ से आया था? मदरसा में गलत है तो भी होना चाहिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाबर कहाँ से आया था? सोनीपत से, पानीपत से, इंदौर से, भोपाल से? उन्होंने संस्कृति में श्लोक बोला, आपने पूरा बहस डाइवर्ट कर दिया और वो गलती एक इंसिडेंटली उन्होंने बोल दिया, आपने पूरी बहस को डीरेल कर दिया। अभी फिर डीरेल कर रहे हैं, आप अपना प्रोग्राम खराब कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि सेवा भारती, सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप इतने बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, सेवा भारती के लिए आपने काम भी किया होगा, 5 साल जब आप बीजेपी में थे, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। अगर मुझे बोलने दीजिए, नहीं मैं छोड़ता हूँ। अरे सर क्यों नाराज हो रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो यही पूछ रहा हूँ। बाबर, संबित पात्रा जी भी आ गए आपके, मैं तो यही पूछ रहा हूँ आपसे, बाबर कहाँ से आया था? सोनीपत से या पानीपत से, इंदौर से या भोपाल से? आपने कहा सेवा भारती। अरे भाई, जब मैं बता रहा हूँ, मेरे बताइए बताइए, जाइए आप बताइए उदित राज जी, बताइए कहां से आया था बाबर? कौन बोल रहे हैं? जाइए जाइए,
उनके बाप का है क्या? कौन बोल रहा है? अगर नहीं बाप का, तुम्हारे बाप का है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि बाबर बाहर तुम्हारे बाप का है कि जाइए तुम कह रहे हो? अरे नहीं प्लीज उदित राज तुम्हारे बाप का है? झूठ नहीं बोल सकते। एक कौन बदतमीज बैठा हुआ है? तुम्हारे बाप का टेलीविजन है कि जाइए कह रहे हो? तुम कौन हो? ये हुई ना बात। चुप रहो तुम। आ गए ये दीपक जी कह सकते हो। तुम कौन हो? कहां से आया था? कहां से आया था? एक और आदमी जाहिल आदमी बैठा हुआ है। कहां ये जाहिल बैठा हुआ है। हाशमी जी सबको जाहिल कर रहा है। ये बड़ा ही अनपढ़ आदमी, बड़ा मूर्ख आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर। बाबर ने आक्रमण किया था भाई। मैं इस आदमी से नहीं, मेरी बात तो सुनो। पूरी बहस डिरेल कर, वो संस्कृति का श्लोक पढ़ लिया उस आदमी ने, वहां पर पूरा डाइवर्ट हो गया। मदरसा की मेरिट डिमेरिट पर तो चर्चा नहीं हो रही है। अरे भाई, शिक्षा व्यवस्था में जहां भी कम्युनलिज्म पढ़ाया जाए, आतंकवादी हो चाहे मदरसा भी हो, और पकड़ो उसको, ठीक करो, नहीं तो बंद करो, गिरफ्तार करो। चर्चा इस पे होना चाहिए। एक ही संस्कृति के श्लोक पढ़ लिया, उसके पीछे लगे हुए हो, यहाँ क्या हो। आप विषय पे आइए। और दूसरी बात है, दीपक जी, हाथ जोड़ से कहूँगा आपसे, जेनू को बर्बाद मत करिए। टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये मोदी जी क्या सरकार चला रहे हैं? क्या चला रहे हैं? अरे पकड़ो ना उनको, जेल में बंद करो ना। उमर खालिद जेल में ही है जेनू को बदनाम करके देश का नुकसान कर जेल में ही है। जेनू का जो योगदान है, किसी यूनिवर्सिटी का योगदान नहीं हो सकता। जितने आईएएस, जितने एकेडमिशियन, जितने इंटेलेक्चुअल पैदा हुए हैं, जेनू ने पैदा किया, कोई नहीं करा। टुकड़े टुकड़े गए हैं। आईबी किसके पास है? सीबीआई किसके पास है? सरकार किसके पास है? पकड़ते क्यों नहीं? बदनाम करते हैं जेनू टुकड़े टुकड़े गए। आप भी तो टुकड़े गैंग के खिलाफ बोल रहे थे उदित राज जी, जब आप बीजेपी में थे। आप भी यही बोल रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग होती है। प्रूव करिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। नहीं, यू प्रूव इट कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वहां पर। व्हाई डोंट यू प्रूव? टेल मोदी, टेल दिस गवर्नमेंट। मदरसों की बात हुई, मैंने संबित, ठीक है उदित राज जी, आपने अपनी बात कही, संबित पात्रा जी जुड़ गए हैं, आपकी बात का जवाब देंगे। करते हो भाई? अच्छा सुनिए, संबित पात्रा जी, मैंने इनसे पूछा, मैंने कई नाम बताया और मैंने कहा मदरसों से ये टॉप लिस्टेड आतंकवादी निकले हैं, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे वो भटकल बंधु हो, चाहे वो जैसे मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर हो। उदित राज जी, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। जो एकल विद्यालय में कम्युनल चीजें पढ़ाई जाती हैं, मैंने खुद देखा है। यही सवाल पूछता हूँ सर, देखा है यही सवाल। 5 साल आप गलत पार्टी में रहे उदित राज जी, नहीं बोला था 5 साल पहले, 5 साल आपको बीजेपी में नहीं रहना था। यहाँ बैठा हुआ है, एकल विद्यालय वही चलाते हैं, जो जी कह रहा है। ठीक है, अब शांति, ठंडा पानी पीजिए। सवाल यह है यहाँ पर, तो झगड़े लगाने के लिए नहीं। अगर मदरसा खराब है, अगर दीपक जी मदरसे खराब है, बिल्कुल चर्चा करिए, बिल्कुल पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन सेवा भारती के ऊपर भी चर्चा करिए, शिशु मंदिर के ऊपर भी करिए। ठीक है, मैं कई फोटो दिखाऊंगा जहां शिशु मंदिर भी गए, सेवा भारती भी गए 2014 से 2019 में। निकालिए भाई उदित राज जी की फोटो। संबित पात्रा जी, मदरसे गलत है तो सेवा भारती भी बताती है कि बाबर विदेश से आया था। तो मैंने पूछा उदित राज जी से, सोनीपत से आया था कि पानीपत से आया था, इंदौर से आया था कि भोपाल से आया था, नहीं बताया उन्होंने। मुझे बताइए, क्या सेवा भारती और सरस्वती शिशु मंदिर कम्युनल फीलिंग डालती है बच्चों में? आप पर आरोप है, आपकी संस्था पर आरोप है। मैं एज ए कमिश्नर इनकम टैक्स, मैं जब इनकम टैक्स शांत हो जाएं तभी तो मैं बात कर पाऊंगा, वरना मैं कैसे बोलूंगा? एक सेवा भारती शांत हो जाइए उदित जी, बैठ जाइए, शांत हो जाइए। बाबर जी, अपने हाथों को इतना तकलीफ मत दीजिए, ऐसे मत झटकिए हाथों को बार बार, कंधे में दर्द हो जाएगा। आराम से, आराम बैठिए। मदरसे को भी दुरुस्त करिए, दोनों की गलतियों को दुरुस्त करिए। उदित जी, अभी प्रूव कर रहा हूँ, बैठिए, शांत, ठीक करिए उदित जी, शांत, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो। क्रोध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता उदित जी, शांत हो जाइए और सुनिए जरा। दीपक जी, मैं पहले ही बता दूं, आदरणीय उदित जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरा मुस्कुरा के दिखाएं। और मुझे कह रहे जाए वो आदमी कौन बैठा रखा है भाई? अरे कोई बात नहीं, ठंडे हो जाइए, पानी पी लिया ना, ठंडे हो गए। वो हमने जैसे अवस्थी जी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। छोटा भाई आ गया है, अब जरा मुस्कुरा के दीजिए।
एक प्रवक्ता मैं तो अभी डिबेट में जुड़ा हूं, मैंने तो एक लाइन भी अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, उदित राज जी शांत हो जाइए, शांत गदाधारी भीम शांत, शांत गदाधारी भीम शांत। उदित राज जी आज हमारे गदाधारी भीम है, सुनिए बात, सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए बोलिए संबित जी। यहाँ कौन है जो बेइज्जत कर रहा था वहां पर और मुझे कहता जाओ, तुम कौन होते हो? अरे मैं माफी मांगता हूँ उदित राज जी, खामोश हो जाइए मेरे शो में आप। मैं माफी मांगता हूँ, आप संबित जी की बात सुनिए जरा, वैचारिक स्तर पर बहस होनी चाहिए। अनपढ़ आदमी, असभ्य व्यक्ति, वो उस वकील का कह रहा है अरे मैं तो अभी जुड़ा हूं, मैं जान भी नहीं पा रहा हूं क्या हुआ। अब मुझे थोड़ा बोलने दिया जाए। ये कौन सा आदमी? मैं उदित जी का छोटा भाई हूं, थोड़ा मुझे बोलने दिया जाए। क्रोध त्याग दीजिए, होना चाहिए। पढ़े लिखे हो कि नहीं हो क्या? अच्छा उदित जी सुन तो लीजिए आप, अब गुस्सा नहीं, गुस्सा थूक दीजिए। अब मुझे तो सुन लीजिए आप। गुस्सा और चिंता दोनों चिता के समान है। हाँ 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 उदित जी आप ऐसा मत करिए। अब सुनिए, देखिए ऐसा है कि मेरे और उदित राज जी का जो संबंध है वो भाइयों वाला संबंध है। मैं इनका छोटा भाई हूँ, ये मेरे अग्रज हैं और मैं हमेशा ही इनका हितैषी रहा हूँ। और देखिए मैं तो कहता हूँ कि उदित राज जी कोई भी कुछ कहे, उदित राज जी को गुस्सा नहीं होना चाहिए। भविष्य में पूरे कांग्रेस का कमान इन्हीं के हाथों में आने वाला है और पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सब प्रार्थना भी कर रहे हैं। और सुनने में इस बार भी आया है कि ये जो अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली है, हो सकता है इसी बार, हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई इसी बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के और बहुत यशस्वी अध्यक्ष बने। कम से कम मैं तो मानता हूं कि राहुल जी से अच्छे ही अध्यक्ष बनेंगे और बनेंगे भी, जरूर बनेंगे। इसलिए उदित जी के एक एक बातों का बहुत महत्व है। मैं कल से कह रहा हूँ, मेरा अपमान कर रहे हैं, मजाक उड़ा उदित जी मुझे प्लीज, उदित जी आप तो छोटे भाई को बोलने दीजिए, मैं तो अच्छी बातें कर रहा हूँ। अब मेरे पे मत गुस्सा करिए। देखिए मैं कितने प्यार से भी बातें कर रहा हूँ, अच्छी बातें भी कर रहा हूँ। अब मुझे बोलने दीजिए। इसलिए उदित जी की एक महासभा, इसलिए उदित जी की बेइज्जत किया, मुझे भी हटा रहे हैं। देखिए मैं अभी आया हूं उदित जी, मुझे नहीं पता कि इसने आपको क्या कहा है। मेरे जाने के बाद आप जरूर उस सब चर्चा करिए, मुझे अभी बोलने दिया जाए। इसलिए चूंकि कांग्रेस के कमान को संभालने वाले हैं भविष्य में, इसलिए उदित जी के हर बात को बहुत सीरियसली लेना है और उस पर डिबेट भी करना है। क्योंकि देश की दशा और दिशा भविष्य में हो सकता है उदित जी के हाथ में हो, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का अर्थ होता है कि पीएम के कैंडिडेट भी हो सकते हैं आगे, तो इसलिए इसको सीरियसली लेना है। देखिए उदित जी ने मदरसे के विषय को कल कुंभ मेले के साथ जो कंपैरिजन किया है, मैं इस कंपैरिजन के साथ कदाचित नहीं हूं, कदाचित नहीं हूं। आप बताइए, मदरसा का विषय एक टेक्निकल एजुकेशनल विषय है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में राज्य के खर्चे के आधार पर हम कुरान, भगवत गीता या बाइबल तीनों को समान ढंग से एक ही वाक्य में उन्होंने कुरान का भी जिक्र किया, भगवत गीता का भी जिक्र किया और बाइबल का भी जिक्र किया कि हम मजहबी शिक्षा टैक्स पेयर की मनी से नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है। उसमें और भी बहुत सारे विषय हैं। उन्होंने कहा एक भी मदरसा बंद नहीं होगा, हर मदरसे को अपग्रेड किया जाएगा, उसको मॉडर्न एजुकेशन सेंटर बनाया जाएगा और जो मदरसे में मौलवी इत्यादि शिक्षा दे रहे हैं उनको रेगुलर स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा और उनकी भी चिंता की जाएगी। आप बताइए, अब किसी मदरसे में अगर कोई व्यक्ति पढ़ता था इमाम बनने के लिए, अब वो डॉक्टर भी बन पाएगा, इंजीनियर भी बन पाएगा, तो खुद बताइए कांग्रेस के भावी अध्यक्ष जो हैं वो उससे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? आप बताइए, केवल मदरसे की बात नहीं, 100 वेद विद्यालय को बंद करने की बात भी कल हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया, उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। मगर आप यहां बीच में कुंभ मेला लेके आए। आपने कहा कुंभ मेला पे खर्चा क्यों हो? मैं कल से बता रहा हूं, भारत की सरकार या कोई राज्य सरकार कुंभ मेला पे राजनीतिक या धार्मिक खर्चा नहीं करती है, वो खर्चा जनता के भलाई के लिए करती है। कुंभ मेला मतलब करोड़ों लोगों का समागम, मतलब करोड़ों लोगों के सुरक्षा की चिंता, करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, करोड़ों लोगों के रहने खाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसकी चिंता। आप बताइए, कुंभ मेला हो या हमारे सरदार बंधुओं के लिए अमृतसर में मेला हो या उर्स का पर्व हो हमारे मुसलमान भाई और बहनों के लिए, या इससे पहले हज की यात्रा के लिए जो होता था, सरकार खर्च करती है ना। उर्स होता है तो उर्स तक पहुंचने के लिए रोड सही हो, वहां पर पानी पीने की व्यवस्था हो, वहां कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस खड़ी हो, इसकी व्यवस्था सरकार नहीं करेगी? बाबा साहेब अंबेडकर ने सरकार को क्यों महत्व दिया है? संविधान में बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या लिखा है कि सरकार का दायित्व है कि वो जनता की चिंता करे। मगर ये मैं उदित राज जी को, ये भविष्य के कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर एक बार भी उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उदित राज जी भले मानव है। ये उदित राज जी को भड़काया है प्रियंका वाड्रा जी ने,
क्योंकि ये भविष्य के अध्यक्ष बनने वाले हैं और प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं। तो ये जो इलाहाबाद के कुंभ के ऊपर हमला किया है, ये भले मानस उदित राज जी कर ही नहीं सकते हैं, उनसे कराया गया है। ये सुबह इनको प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि आप ये ट्वीट करिए, फिर जैसे हमने एक्सपोज कर दिया, मैंने प्रियंका वाड्रा जी से ट्वीट करके सवाल पूछा, प्रियंका जी आप ये क्या कर रही हैं? आप चाहती हैं कि कुंभ मेला बंद हो जाए? तो हाथ पे फैल गए, फूल गए उनके। उन्होंने तुरंत फोन किया और अरे उदित जी आप अध्यक्ष बनेंगे, तुरंत डिलीट कर दीजिए इसको। फटाफट उदित जी ने डिलीट कर दिया। आप बताइए ये डाला क्यों, फिर डिलीट क्यों हुआ? देखिए उदित जी बुरा नहीं मानेंगे, मगर आप भी जानते हैं दीपक जी, आप इस देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकार हैं। कांग्रेस के लोग बिना गांधी परिवार की अनुमति के अरे दाएं बाएं सड़क में कहां जाना है गाड़ी खड़ी करके पूछते हैं कि हम दाएं जाएं कि बाएं जाएं। आपको क्या लगता है इतना बड़ा ट्वीट, कुंभ मेला को बंद करने की ट्वीट उदित जी अपनी मर्जी से कर देंगे? जवाब ले लेते हैं। वैसे व्यक्ति है नहीं। जवाब ये सब प्रियंका वाड्रा का किया धरा है। राहुल जी सब प्रियंका वाड्रा का किया धरा जी ने किसने कहा था उदित राज जी बताइए? संबित जी ने बड़ी भारी बात कह दी और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, अगर आप अध्यक्ष बने मैं तो आपके कैंडिडेचर का समर्थन करूंगा। बरई समाज दलित समाज के साथ, हम सब करते हैं। बरई समाज दलित समाज के साथ है। दीपक जी हम लोगों का मजाक हजारों वर्ष से उड़ाया है। आज हमारे डॉक्टर पात्रा जी कल से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आज भी उड़ा रहे हैं। ठीक है, मैं मजाक अब हम लोगों का तो औकात ही यही है, ये मजाक ही है। और दूसरी बात यह है उदित भाई आप ऐसा ये अन्याय मेरे पे मत करिए, ऐसा लांछन मेरे पे ना लगाइए। मैंने आपके लिए भगवान से कितनी बड़ी प्रार्थना की कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं। अरे मैंने आपके लिए बुरा कहा? डॉक्टर साहब मुझे बड़े लंबा डॉक्टर साहब लंबा बोला है आपने, मुझे भी बोल रहे, सुन लो डॉक्टर साहब सुन लो मुझे। बोलिए साहब। मैंने कुंभ मेला बंद करने के लिए नहीं कहा था, और कुंभ मेला मैं वहीं का हूँ, एक रिलीजियस एक्टिविटीज है और हमने बहुत बार ज़मीन लेना चाहा, जहाँ अखाड़े में ज़मीन आवंटित होती हम लोगों को नहीं मिला। पेपर दिखा सकता हूँ, कई साल हम लोग लड़े हैं। दूसरी बात यह है कि हमने मदरसा और कुंभ मेला की तुलना नहीं किया, हमने एक किया, कहा कि सरकार जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई रिलीजियस टीचिंग प्रीचिंग सरकारी पैसे पे नहीं होना चाहिए, एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था। मैंने डॉक्टर संबित जी 48 घंटे के अंदर 3 दलित लड़कियों के साथ में रेप किया गया है। सर विषयांतर हो रहा है उदित राज जी, फिर रख लेंगे इसके लिए बहस। अरे भाई आप तो सुन तो लीजिए, 1 मिनट आधा मिनट दे दीजिए। ठीक है, आधा मिनट खत्म कर दीजिए। एक हुआ है झांसी में, बाराबंकी में, बाराबंकी में हुआ। अरे आप इस पर बहस करिए, हिंदू धर्म तो यहाँ पर अटका हुआ है, ये दलितों को हम मार रहे हैं। वहाँ पर दलितों के पास रोज वहाँ पर आक्रमण हो रहा है, 48 घंटे में 3 दलित लड़कियों के साथ हुआ। अरे इस पर बहस करिए ना। आपका हिंदू धर्म तो दलितों पिछड़ों के ऊपर टिका हुआ, वो मारे जा रहे हैं। वहाँ दलित भाई भी हिंदू धर्म का हिस्सा है, आप ना माने। वहाँ दलित भाई भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। इस बार योगी जी इंतजार कर रहे हैं, मौलाना कादरी भी कर रहे हैं। उदित राज जी रुकिए, अब आपने अपनी बात कह दी। इस बार कुंभ मेला अच्छा कराए और अच्छा कराए। योगी जी कुंभ मेले का मैनेजमेंट दे दीजिए, बटका मैनेजमेंट दे दीजिए, चीफ मिनिस्टर किसी और को बना दीजिए। वहाँ दलित के लिए कसाई घर हो गया उत्तर प्रदेश में, रोज घटनाएं, उसके बारे में डॉक्टर साहब चिंता कर लीजिए। ये तो वोट बैंक के हिंदू हैं आपके वोट में। ठीक है उदित जी, हो गया। संबित जी एक क्विक जवाब मुझे बाकी पैनल के पास भी जाना है। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, 2-3 फैक्ट मैं यहाँ बता मैं किसी से परमिशन नहीं लेता हूँ। बीजेपी में मोदी जी से परमिशन लेता, कांग्रेस जैसा डेमोक्रेटिक आप तो छोटे भाई को बोलने दीजिए। जब मैंने अपने ट्वीट को रिस्टोर किया, थोड़ा सा डेमोक्रेसी में मुझे भी बोलने अच्छा ठीक है, कांग्रेस ठीक है, आपने नहीं ली राहुल प्रियंका से परमिशन, आपने नहीं ली, देश को मालूम पड़ गया, देश को मालूम पड़ गया। उदित राज जी, संबित जी जल्दी से, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं, मौलाना साहब इंतजार कर रहे हैं, शबनम बहन भी इंतजार कर रही है। मैं क्यों घसीटूं उनको, अब मुझे बोलने दीजिए। धन्यवाद। देखिए मैं पहले तो इन्होंने, मेरे बड़े भाई उदित राज जी ने कहा कि मैंने उनका मजाक उड़ाया। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाए मेरे बड़े भाई उदित राज जी, ये मजाक उड़ाना है?
कि ये इससे बड़ा तो कोई शुभ चिंता हो ही नहीं सकता है। और इन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से अरे हजारों वर्षों से मजाक उड़ाया जा रहा था, मगर दलित अध्यक्ष बन जाए कांग्रेस पार्टी का, ये कैसे मजाक उड़ाना हो गया? और आप एक IRS ऑफिसर रहे, आप एजुकेटेड हैं, आप स्मार्ट हैं, आप सांसद रह चुके हैं, आप में क्या यह कुबत नहीं है कि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं? राहुल गांधी आपसे कैसे आगे हो सकते हैं? राहुल गांधी ना तो IRS रहे, ना तो आपकी तरह स्मार्ट है, ना आपकी तरह फर्राटेदार अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, फिर भी आप अपने आप को अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। आपको इससे बाहर आना है। दूसरी बात, देखिए दीपक भाई, ऐसे हिंदू मंदिर मैं आपको 20 गिना दूंगा जो करोड़ों 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 में टैक्स देते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम कितने करोड़ टैक्स देती है? आप जानते हैं कर्नाटक में 50 करोड़ रुपए 2016 में मंदिरों से टैक्स वसूल करके रिनोवेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ चर्च पे खर्च किया गया। हमने एक ऊंचू किया। आप जानते हैं कोरोना के समय तमिलनाडु में मंदिर से 10 करोड़ रुपए जबरन टैक्स वसूल करके उसको हॉस्पिटल में खर्चा किया। किसी हिंदू ने कहा कि नहीं होना चाहिए। केरल में क्या किया गया? गुरुवायूर के मंदिर से पैसा लिया गया कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, 5 करोड़ रुपए। किसी ने ऊंचू किया? किसी ने नहीं किया। अब बेचारे उसी मंदिर के किसी कार्यक्रम के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए अगर खर्च कर दिया जाए तो कितनी आपत्ति हो रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रेप, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर किसी की बेटी के साथ रेप जैसा जघन्य अपराध ईश्वर करे कभी कोई बर्दाश्त न करे। इस पर डिबेट हर दिन होना चाहिए और एक्सपोज हमें करना चाहिए। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बलरामपुर में जब एक विशेष समाज के लोग दलित के रेप कर देते हैं तो वो डिबेट नहीं होता है। राजस्थान, उदित जी देखिए, आप भविष्य के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। मैं बिल्कुल हम सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं सर, आप कंक्लूड करिए, फिर मैं सब्जेक्ट पे आगे बढ़ता हूं। हाँ, देखिए, चूंकि इन्होंने कहा कि दलित रेप पे डिबेट होना चाहिए। जो सिलेक्टिविज्म है, दलित लड़की के साथ, 2 दलित लड़कियों के साथ, माइनॉरिटी दलित लड़की, छोटी थी वो उम्र में भी, उनके साथ रेप हुआ राजस्थान में। राजस्थान के अशोक गहलोत ने कहा कि अच्छा ये तो अपने मन से गई थी, और बताइए उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले उदित राज जी, जस्ट बिकॉज ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं और अशोक गहलोत कांग्रेस के ही है, इसलिए नहीं बोला। उस समय परिसंघ याद नहीं आया कि मैं भी परिसंघ का अध्यक्ष हूं, मैं तो आवाज उठाऊंगा, दलित चाहे कांग्रेस के राज्य का हो चाहे बीजेपी के राज्य का हो। इसीलिए मैं कहता हूं उदित जी, आपका व्यक्तित्व छोटा नहीं है, आपका व्यक्तित्व बहुत घना है। पूरे भारतवर्ष में आप उदयमान हो, कांग्रेस को आप दिशा दें। इस कारण से ये जो सिलेक्टिविज्म राहुल और प्रियंका कर रहे हैं इसको आप छोड़िए, और जो भविष्य का अध्यक्ष हो वो सिलेक्टिविज्म और चयनात्मक राजनीति ना करे, ये अपील मैं आपसे करता हूं। बट कुंभ मेला बंद मत करवाइएगा सर। सीधे चलता हूं, डॉक्टर विनय कुमार उपाध्यक्ष है नोएडा के, उनके पास। डॉक्टर विनय कुमार, आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप मदरसों के बारे में? क्या मदरसों में इस देश में सब कुछ ठीक ठाक है? अगर बाकी जगहों की बात की जाए तो सब जगह सवाल उठ रहे हैं, कई तरह की इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर विनय कुमार? जी नमस्कार। मेरा ये मानना है कि जो भी टैक्स पेयर्स मनी को अगर शिक्षा पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, और शिक्षा पे किसी हर धर्म और संप्रदाय का इक्वल हक है। तो मुझे ये मानना है कि, लेकिन जो आप ये सब चीजें दिखा रहे हैं ये काफी परेशान करने वाली हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन सब चीजों को शिक्षा पे, बिकॉज इफ अ पर्सन गेट्स राइट काइंड ऑफ एजुकेशन ही बिकम्स ए राइट सिटीजन फॉर सोसाइटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर विनय कुमार जी, बिल्कुल सही बात। सीधे चलता हूं अली कादरी जी के पास। अली कादरी जी, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, आपने माना था कि यजीद जिसने पैगंबर साहब को मारा वो पहला आतंकवादी था। तो सवाल ये उठता है, आपने परसों ही कहा था इस बात को, सवाल अब ये उठता है कि मदरसे फिर इस आतंकवाद की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? इससे तो बाहर निकल जाना चाहिए समाज को। देखिए दीपक जी, मैं बारहा आपको परसों के डिबेट में भी कहा कि कोई धर्म भी आतंकवाद की तालीम नहीं देता, आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता। रहा सवाल के बेवजह के मदरसों को एक टारगेट करते हुए आप लोग एक नया बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो खैर आपकी इख्तियार की बात है, आपकी मर्जी की बात है, आप लोग जितना चाहे इसको उछालें, लेकिन हमारा जो संविधान है हमें इस बात की इजाजत देता है, हम करें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या करें? मदरसों में शिक्षा के नाम पर आतंक करें? वाबस्ता लोग हैं जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहे, क्या आपने कभी उन पर वो करा? आपने रेप केस में देखा कि जो है आसाराम बापू रहे, राम रहीम रहे,
सर सिंगल हैंडेडली दोनों को मैंने जेल भिजवाया है, नेट पे पढ़ लीजिएगा सर। तर्क ये नहीं है, तर्क ये नहीं है, तर्क मेरा नाम पढ़ लीजिएगा, राम रहीम और आशाराम के साथ सिंगल हैंडेडली जेल भिजवाया है मैंने। जाने की कोशिश करेंगे नहीं आप फिर काली कादरी साहब तर्क नहीं बचते तो आप कुतर्क करने लगते हैं। शबनम खान, कौन लोग हैं जो मदरसों के नाम पे मुस्लिम समाज के युवा लोगों को पीछे रखना चाहते हैं? क्यों जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े स्कूल से निकल कर आते हैं, ये कहने लगते हैं कि मैं भी मदरसे से आया हूँ। उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तालीम की जरूरत नहीं है, वो लोग क्या वैसे ही गुजार देंगे। एक बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन धर्म नहीं सिखाता आतंकवाद। उसमें कितने लोग आतंकवाद ऐसे लोग सिखाते हैं, लोग कंप्यूटर की आतंकवाद सिखा कौन रहा है उनको पकड़िए। मॉडर्न एजुकेशन अरे रुक जाइए, ऐसे लोग सिखा रहे हैं आतंकवाद। और ये जो मदरसे आप देख रहे हैं ना, ये किसने बनाए दीपक जी? मदरसे इसलिए बनाए गए ताकि मुसलमान स्कूल में शिक्षा लेने ना चला जाए, उन मदरसों में ही फंसा रहे और वहां पर उन्हें जो ये शिक्षा देना चाहे वो वाली शिक्षा दी जा सके। और जो लोग बच्चे मदरसे में आपने शिक्षा नहीं दी, मदरसे में आपने सिखाया हिंदुओं से नफरत करना, हिंदुओं को दबाना, अल्पसंख्यक देश में वो लोग शिक्षा अल्पसंख्यक बता के देश में मजे लूटना, हिंदुओं को डराना, सारी जिंदगी डराया आपने हिंदू भाइयों को। पहली बार देश में पहली बार हिंदू भाई कुछ अपनी बात कह पा रहे हैं, झूठ मत बोलिए। अच्छा आप एक बात बताइए, कितने मुसलमानों के लिए आपने मदद करी है? चलिए बता दीजिए। और अभी बहनों का रोना पीट रहे थे, कौन सी बहन की मदद करने आप पहुंचे हो ये बता दो, चलो बता दो। यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पे दीपक चौरसिया के चैनल पे कर दो खुलासा, कितनी बहनों की मदद करके आए हो? एक बहन का नाम बताओ जरा, एक मुसलमान का नाम बताओ जरा, एक टेढ़े मुसलमान को सीधा रास्ता दिखाया हो वो बताओ जरा, बताओ। बहुत मुसलमान सीधे रास्ते बताना नहीं आता आपको। मदरसे में बच्चों को हिला हिला के बच्चों को ये पढ़ते रहो और उल्टा पुल्टा सीखते रहो, कोई जरूरत नहीं है। सारे मुसलमान बच्चों को बिगाड़ रहे हैं आप। कम्युनिटी को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, सिखाते हैं उनके बड़े बड़े मुफ्ती आप सिखाते हैं कि मुस्लिम लड़कों को सिखाते हैं कि हिंदू बेटियों को लाओ शादी कर करके, ये सिखाते हो आप। हम करते हैं उनको गाइड। आप हिंदू भाइयों का कभी कर्जा उतार भी नहीं सकते हो। हिंदू भाइयों ने आपको हमेशा सम्मान से रखा, पहली बार हिंदू भाई आपसे शिकायत करने की हिम्मत जुटा पा रहा है, वरना आपका पूरा कब्जा था देश पर, देश पर कब्जा कर रखा था आप लोगों ने, सबको डराते थे आप। हिंदुओं ने कभी मना नहीं किया कि ये देश जितना हमारा है उतना तुम्हारा नहीं है, हिंदू ने कभी मना नहीं किया। ये आपके कर्म है जो आपको ये सब सुनना पड़ रहा है, ये सब आप लोगों की देन है जो आपने हिंदुओं की बेटियों का शोषण करा है। ये आप लोगों की देन है जो मदरसों में बच्चे आतंकवाद की शिक्षा ले रहे हैं। तो मुसलमान बच्चों को आपने इंग्लिश नहीं पढ़ने दी, औरतों को मेहंदी नहीं लगाने देते हो, इत्र नहीं लगाने देते हो, कौन से मुल्ला हो ये तुम? जबकि इस्लाम धर्म में ये सब लिखा ही नहीं है। मुसलमानों महिलाओं को जितना मकाम मिला कोई मदद में नहीं मिला। इस्लाम धर्म का नाम मतलब तुम्हारे मुंह से अच्छा भी नहीं लगता। इस्लाम धर्म कहना, बात करने का, इस्लाम धर्म को बदनाम करने का तुमने ठेका ले रखा है सारे लोगों ने। बस दाढ़ी लगाई, टोपी लगाई, बैठ गए बच्चों को बुद्धू बनाने। पहले अपने आप को बच्चों को सीधा रास्ता दिखाया नहीं आपने आज तक। और हिंदू भाइयों को कभी हिंदू भाइयों ने ये नहीं कहा आप कम हो या कोई कम है। आपने सारे हिंदू भाइयों को शोषित किया है, शोषण किया है उनका। ठीक है, मैं इस बहस पे फिर आऊंगा। सारे मुसलमान खास तौर पर उदित राज जी आपके लिए निवेदन करना चाहूंगा। जेएनयू में बहुत कहते हैं कि जो सेना है वो आतंकवादियों को गैर कानूनी तरीके से मारती हो तो आतंकवादियों का भी समर्थन करते हैं, याकूब मेमन का भी करते हैं, और बोलते हैं कि सेना वहां ऑर्गेनाइज ढंग से बलात्कार करती है। कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा तब मालूम पड़ेगा जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या। बड़गाम की तस्वीरें देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले आई है ब्रेक के बाद।